जी हाँ, सभी को नमस्कार। नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मॉर्निंग धूप बत्ती की बस 40 क्लास और हरियाणा जी के खल्लास और ये सब हम कवर करने वाले हैं आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान के अंदर से, जो कि अब अवेलेबल है हरियाणा के अंदर झज्जर, रेवाड़ी, सदर बाज़ार, गुरुग्राम में। और गुरुग्राम में कहाँ पर है? बंसल बुक डिपो पर। फिर भी अगर आपको मार्केट में ना मिले तो आप व्हाट्सएप नंबर 8727090308 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मॉर्निंग धूप बत्ती के आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं महत्वपूर्ण 189 क्वेश्चनों की सीरीज, जिसमें सबसे पहले हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम, जिससे संबंधित 30 क्वेश्चन, हरियाणा की भौगोलिक संरचना 52 क्वेश्चन, हरियाणा के प्रमुख बांध 41 क्वेश्चन और हरियाणा के प्रमुख नहरें एवं सिंचाई परियोजना 63 क्वेश्चन, टोटल 189 क्वेश्चन। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे इतने चैप्टर्स एक साथ क्यों? क्योंकि 40 दिनों में पूरी हरियाणा जी के फिनिश। भाई बाकी और भी तो काम है। अभी आपके एग्जाम आ चुके हैं, कौन से? पुलिस वाले, सिपाही और एसआई के। इसके बाद में फिर आने वाले हैं कौन से? सेट के, जिसमें शायद आपका जो ग्राम सचिव है, कैनाल पटवारी पटवारी वगैरह, वो सेट के थ्रू ही क्लियर हो जाएगा शायद। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम से संबंधित। हरियाणा में अर्जुन स्टेडियम कहाँ है? दोस्तों, जींद में है। अर्जुन स्टेडियम जींद में। इसके अलावा एकलव्य स्टेडियम भी जींद में है, आगे आएगा आपके सामने। अर्जुन स्टेडियम जींद में। नेक्स्ट, हरियाणा में कबड्डी अकादमी कहाँ है? ये भी दोस्तों जींद में है। कबड्डी अकादमी कहाँ है? जींद में। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा में इंडोर स्टेडियम कहाँ है? इंडोर स्टेडियम कैथल में। इंडोर स्टेडियम कैथल में। नेक्स्ट, हरियाणा में महावीर स्टेडियम कहाँ है? महावीर स्टेडियम दोस्तों ये हिसार में है। क्वेश्चन नंबर 5, हरियाणा में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम दोस्तों ये है यमुनानगर में। कहाँ है? यमुनानगर में। नेक्स्ट, हरियाणा में ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? पंचकुला में दोस्तों। ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला में है, लेकिन ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ है? गुरुग्राम में है दोस्तों। कहाँ है? गुरुग्राम में। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, हरियाणा में बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम कहाँ है? यमुनानगर में। एक लेटेस्ट करंट का क्वेश्चन है, हरियाणा में किस स्थान पर फीफा की तर्ज पर फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है? अंबाला में दोस्तों। कहाँ? अंबाला में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में लॉन टेनिस एवं बैडमिंटन अकादमी कहाँ है? पंचकुला में। लॉन टेनिस एवं बैडमिंटन अकादमी कहाँ है? पंचकुला में है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, हरियाणा में शिवाजी स्टेडियम कहाँ है? पानीपत में। नेक्स्ट, हरियाणा में क्रिकेट अकादमी कहाँ है? सहवाग क्रिकेट अकादमी। कहाँ है? मेरे गांव से 18 किलोमीटर दूर, झज्जर में दोस्तों। कहाँ है? झज्जर में। नेक्स्ट, हरियाणा में महिला हॉकी अकादमी कहाँ है? महिला हॉकी अकादमी, देखिए वर्तमान में इंडियन हॉकी क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है रानी रामपाल, कहाँ की रहने वाली है? शाहबाद की दोस्तों। और शाहबाद की 2 या 3 खिलाड़ी हैं जो वर्तमान में इंडियन हॉकी टीम के अंदर हैं। तो हम इजीली एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हॉकी से संबंधित रानी रामपाल जी का संबंध कहाँ से है? शाहबाद से है। तो महिला हॉकी अकादमी कहाँ है दोस्तों? शाहबाद में ही है। ट्रिक नहीं बताया, वैसे याद करने के लिए आपको पता भी होना चाहिए। नेक्स्ट, हरियाणा में भीम स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? भिवानी। भिमानी भीम स्टेडियम भिवानी में दोस्तों। नेक्स्ट, हरियाणा में फुटबॉल अकादमी कहाँ है दोस्तों? फुटबॉल अकादमी गुरुग्राम में है। कहाँ है? फुटबॉल अकादमी गुरुग्राम में। लेकिन इससे जस्ट पहले आपने एक क्वेश्चन कवर किया था, कौन सा? बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम, वो कहाँ है? यमुनानगर में। बिल्ट फुटबॉल स्टेडियम यमुनानगर में। और फीफा की तर्ज पर फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण करवाया जा रहा है अंबाला में। याद रखेंगे भाई। नेक्स्ट, हरियाणा में नेहरू स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? नेहरू स्टेडियम ये है गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम में। और इसी स्टेडियम में रनिंग करके मैंने 1600 मीटर की भाई आर्मी का फिजिकल पास किया था और आर्मी की 19 साल नौकरी करके आपके सेवा में प्रस्तुत है श्रीमान। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, हरियाणा में देवीलाल स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? ये है गुरुग्राम में। देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम में। नेक्स्ट दोस्तों, ये है हरियाणा में खेलों में दी जाने वाली कुछ राशियाँ, यानी कि किस
खेल के क्षेत्र में कौन सी राशि दी जाती है, कितनी राशि दी जाती है, वो इसमें बताया गया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आसानी से इसको हम याद भी कर लेंगे, कोई ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो भाई हरियाणा में ओलंपिक के अंदर अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आता है तो उसे 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड की जगह सिल्वर मेडल लेके आता है तो 4 करोड़ रुपए हरियाणा गवर्नमेंट उसे देती है। अगर कोई खिलाड़ी रजत पदक लेके आता है यानी कि कांस्य पदक, उसे 2.5 करोड़ हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दिए जाते हैं। लेकिन कोई ऐसा खिलाड़ी जो ओलंपिक में हिस्सा लेता है लेकिन कोई भी मेडल नहीं लेके आता है, उसे 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। और हरियाणा की नई पॉलिसी के अनुसार ये इस 15 लाख में से 5 लाख रुपए ओलंपिक में पार्टिसिपेट करने से पहले ही उसे अपने प्रिपरेशन, अपना खाना पीना, अपने अन्य खर्चों के लिए दे दिया जाता है। और 10 लाख का मिलता है जब वो अगर गलती से कोई मेडल नहीं लेके आया तो। अगर मेडल लेके आता है तो गोल्ड मेडल के लिए 6 करोड़, सिल्वर मेडल के लिए 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल के लिए 2.5 करोड़ उसे दे दिए जाएंगे। किसमें? ओलंपिक में जाने वाले खिलाड़ी को या ओलंपिक में पदक लाने वाले खिलाड़ी को। ओके, नेक्स्ट एशियन गेम्स। देखिए, एशियन गेम्स के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट जो खिलाड़ी गोल्ड मेडल लेके आता है उसे 3 करोड़ रुपए देती है। जो खिलाड़ी सिल्वर मेडल लेके आता है हरियाणा गवर्नमेंट उसे 1.5 करोड़ रुपए देती है। और जो रजत पदक लेके आता है यानी कि ब्रॉन्ज मेडल, उसे 75 लाख रुपए हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। लेकिन जो खिलाड़ी कोई भी मेडल नहीं लेके आ सकता, वहाँ से खाली हाथ लौट आता है किसी दुर्भाग्यवश, तो भी उसे 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने? 7.5 लाख रुपए उसे दिए जाते हैं एशियन गेम में पार्टिसिपेट करने वाले खिलाड़ी को। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम्स। कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ी को दोस्तों 7.5 लाख तो फिक्स है ही, लेकिन अगर वो गोल्ड मेडल लेके आ जाता है तो उसे 1.5 करोड़ हरियाणा गवर्नमेंट देती है। अगर रजत पदक आता है सिल्वर मेडल तो 75 लाख और ब्रॉन्ज मेडल 50 लाख उस खिलाड़ी को दिए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप बोलो या चैंपियनशिप हो, अगर उसमें गोल्ड आता है दोस्तों तो 25 लाख और सिल्वर पदक अगर आता है तो 20 लाख, और अगर रजत पदक आता है तो 15 लाख, और अगर हिस्सा ही लिया है तो 7.5 लाख। ठीक है, 7.5 लाख रुपए फिर भी दिए जाते हैं। इसके बाद आते हैं राष्ट्रीय गेम्स यानी कि नेशनल गेम। अगर हरियाणा के अंदर कोई भी नेशनल गेम के अंदर कोई खिलाड़ी पार्टिसिपेट करता है तो पार्टिसिपेट करने के ऊपर उसको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर वो कोई मेडल ही लेके आता है, जैसे गोल्ड मेडल लेके आ गया तो 5 लाख रुपए, सिल्वर मेडल लेके आ गया तो 3 लाख रुपए, और ब्रॉन्ज मेडल लेके आ गया तो हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 2 लाख रुपए उसे दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पार्टिसिपेट का उसे कोई पैसा नहीं मिलेगा अगर कोई भी मेडल नहीं लेके आया तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरियाणा में निशानेबाजी अकादमी कहाँ है दोस्तों? निशानेबाजी अकादमी है फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा में नाहर स्टेडियम कहाँ है? नाहर स्टेडियम दोस्तों फरीदाबाद में है। कहाँ है? फरीदाबाद में है। और नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? रेवाड़ी में। याद रखना, रेवाड़ी में है। क्वेश्चन नंबर 18, हरियाणा में अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ है दोस्तों? अरावली गोल्फ मैदान कहाँ पर है? फरीदाबाद में ही है। नेक्स्ट, हरियाणा राज्य खेल परिसर कहाँ है? फरीदाबाद में। हरियाणा राज्य खेल परिसर फरीदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में राजीव गांधी स्टेडियम कहाँ है? राजीव गांधी स्टेडियम रोहतक में। कहाँ है? रोहतक में। क्वेश्चन नंबर 21, हरियाणा में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है? दोस्तों चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम पूछा है तो ये हमारा आंसर हो जाता है रोहतक। लेकिन इससे पहले एक आया था हमारा ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम जो कि पंचकुला में है, और एक और क्वेश्चन आया था क्रिकेट का, क्रिकेट अकादमी जो कि झज्जर में है। याद रहेगा, चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम रोहतक में, क्रिकेट अकादमी झज्जर में, और ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में महाराजा अग्रसेन स्टेडियम कहाँ है? तो महाराजा अग्रसेन का संबंध रहा है दोस्तों हिसार से, लेकिन महाराजा अग्रसेन स्टेडियम जो है ना वो रोहतक में है। कहाँ है? रोहतक में है। नेक्स्ट, हरियाणा में एथलेटिक्स व बॉक्सिंग अकादमी कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा में एथलेटिक्स एवं बॉक्सिंग अकादमी रोहतक में है दोस्तों। कहाँ है? रोहतक में है। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में बास्केटबॉल अकादमी कहाँ है? रोहतक में दोस्तों। कहाँ है? रोहतक में।
क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा में गुरु द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ है दोस्तों? द्रोणाचार्य स्टेडियम बोला है तो भाई ये कुरुक्षेत्र में है। आप गुरु द्रोणाचार्य के नाम से गुरुग्राम को टिक नहीं कर देना। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा में हुड्डा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा में हुड्डा कॉम्प्लेक्स कहाँ है? पंचकुला में। क्वेश्चन नंबर 27, हरियाणा में राव तुलाराम स्टेडियम कहाँ है? रेवाड़ी में। राव तुलाराम स्टेडियम कहाँ है? रेवाड़ी में दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 28, हरियाणा में कर्ण स्टेडियम कहाँ है? कर्ण का संबंध कहाँ से है? करनाल से। कर्ण स्टेडियम कहाँ है? करनाल में। कर्ण स्टेडियम करनाल में। लेकिन गोकर्ण तालाब कहाँ है दोस्तों? रोहतक में, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 29, हरियाणा में शाह सतनाम स्टेडियम कहाँ है? शाह सतनाम स्टेडियम दोस्तों ये सिरसा में है। कहाँ है? सिरसा में। हरियाणा में शाह सतनाम स्टेडियम सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 30, हरियाणा में शहीद भगत सिंह स्टेडियम कहाँ है? शहीद भगत सिंह स्टेडियम दोस्तों ये भी सिरसा में है। कहाँ है? सिरसा में है शहीद भगत सिंह स्टेडियम। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारे कवर होते हैं हरियाणा के स्टेडियम, जिसके महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन हमारे स्टार्ट होते हैं हरियाणा की भौगोलिक संरचना के। क्वेश्चन नंबर 1, यानी कि जो हरियाणा की भौगोलिक संरचना है ना, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों भौगोलिक दृष्टि यानी कि भूगोल की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहले हिस्से को बोलते हैं कुरुक्षेत्र, दूसरा होता है हरियाणा और तीसरा होता है भट्टियाणा। ठीक है, हरियाणा ये नीचे वाला हिस्सा हरियाणा का, और दूसरा जो कुरुक्षेत्र है वो कुरुक्षेत्र प्लस में इसके आसपास का इलाका, और भट्टियाना दोस्तों ये हो जाता है फतेहाबाद, सिरसा और हिसार के साइड में भिवानी वाला इलाका दोस्तों, भट्टियाना। ठीक है, ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने उप क्षेत्र में बांटा गया है? उप क्षेत्र बोला है, पहले आया था आपका क्षेत्र, लेकिन ये आ गया आपका उप क्षेत्र। उप क्षेत्र है दोस्तों 8। देखिए, सबसे पहले आ जाता है शिवालिक वाला क्षेत्र, यानी कि आपके पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर वाला जो इलाका है, शिवालिक वाला इलाका। कौन सा? पंचकुला, यमुनानगर और अंबाला वाला इलाका, जो कि शिवालिक की पहाड़ियाँ फैली हुई है, ये है शिवालिक। दूसरा आता है गिरिपादीय, यानी कि शिवालिक से जस्ट नीचे गिरिपादीय, जो कि 25 किलोमीटर लंबी चौड़ी पट्टी फैली हुई है। ठीक है दोस्तों, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी फैली हुई है, वो है गिरिपादीय मैदान। फिर आ जाता है आपका अरावली मैदान, जो कि आपके गुरुग्राम, फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी आदि जो हरियाणा के 7 जिले हैं इनमें फैला हुआ है। सॉरी, 6 जिलों में फैला हुआ है। ये आपका है अरावली क्षेत्र। फिर आ जाता है बाढ़ का मैदान, नेक्स्ट है जलोढ़ मैदान, नेक्स्ट है दलदली भाग, रेतीला भाग और तरंगित बालू। तरंगित बालू ये वाला इलाका कौन सा है दोस्तों आपका? ये इलाका है आपका महेंद्रगढ़ का इलाका, भिवानी का इलाका, ठीक है, और आपका हल्का सिरसा और हिसार का भी आ जाता है। ठीक है, तरंगित बालू वाला इलाका। ठीक है, टोटल जसबीर सिंह जी के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को 8 उप क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि हरियाणा में जो मैदान है वो कौन सा वाला सबसे ज़्यादा है, तो जलोढ़ मैदान आप सबसे ज़्यादा बताएंगे। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा के किस जिले में जलोढ़ मिट्टी नहीं है? पंचकुला में मेरे भाइयों, पंचकुला में क्या? जलोढ़ मिट्टी नहीं है। नेक्स्ट, डॉक्टर जसबीर सिंह ने मृदा को कितने भागों में बांटा गया है? मिट्टी को दोस्तों 6 भागों में बांटा है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने उप क्षेत्रों में बांटा है? 8, लेकिन मिट्टी को उसने 6 भागों में बांटा है। नेक्स्ट, डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार हरियाणा में कितने प्रकार की जलवायु पाई जाती है? डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन के अनुसार दोस्तों हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन सी? हरियाणा में 2 प्रकार की जलवायु पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है बता देते हैं आपको। ये है दोस्तों आर्द्र उपोषण और उपोषण स्टेपी जलवायु। कौन सी? आर्द्र उपोषण और उपोषण स्टेपी जलवायु, जो कि हम पिछले वीडियो में हरियाणा की जलवायु में कवर कर चुके हैं। कौन सी? आर्द्र उपोषण और उपोषण स्टेपी जलवायु। ओके नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा में का प्रकार की जलवायु शिवालिक श्रेणियों के निकटवर्ती क्षेत्रों में कितनी चौड़ी पट्टी बनाती है? ये बनाती है दोस्तों 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। कितनी? 72 किलोमीटर चौड़ी पट्टी बनाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस काल में भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे? दोस्तों मेसोजोइक काल में भूगर्भिक संरचना जो है ना, उसमें हरियाणा में क्या पूरे वर्ल्ड में ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट, किस काल में भूगर्भिक
काल में नदी, नाले, पहाड़ आदि का निर्माण हुआ था? तो भाई नदी, नाले, पहाड़ आदि का जो हुआ था निर्माण, वो हुआ था केनेजोइक काल में। किसमें? केनेजोइक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हरियाणा में सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो हरियाणा में सर्वाधिक भाग पर जो है कछारी मृदा यानी कि बलुई दोमट मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। हरियाणा के किस भाग में लाल चेस्टनट मृदा पाई जाती है? दोस्तों लाल चेस्टनट मृदा की अगर बात आती है तो है यमुनानगर। नेक्स्ट, लाल चेस्टनट मृदा में किस तत्वों की कमी होती है? तो लाल चेस्टनट मृदा में दोस्तों कुछ तत्वों की कमी होती है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस। इनकी उर्वरता भी कम होती है दोस्तों। तो इनमें किस चीज़ की कमी होती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 12। किस मृदा को उदासीन मृदा भी कहा जाता है? लाल चेस्टनट मृदा। लाल चेस्टनट मृदा को उदासीन मृदा भी कहा जाता है। अब ये उदासीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो फसल का प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है, इसी वजह से इसको क्या है, उदासीन मृदा कहते हैं। और भाई क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की और फास्फोरस की कमी होती है। आपने देखा होगा जब फसल खेतों में कम होनी शुरू हो जाती है तो क्या है, उसमें नाइट्रोजन डालते हैं। अगर नाइट्रोजन नहीं भी डालते हैं तो अन्य ऐसी फसलें उगाई जाती हैं जिससे नाइट्रोजन ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, जैसे ढैंचा, मूंग आदि की फसलें उगाई जाती है ताकि जमीन के अंदर नाइट्रोजन बन सके। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। हरियाणा में लाल मृदा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? भाई सिरसा और महेंद्रगढ़ में पाई जाती है लाल मृदा, लेकिन जो लाल चेस्टनट है ना वो यमुनानगर में पाई जाती है, इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14। बलुई दोमट मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे रोसली मृदा भी कहते हैं दोस्तों। बलुई दोमट मृदा, रोसली मृदा, जो कि रेवाड़ी, गुरुग्राम, झज्जर आदि इलाकों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15। लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त मृदा को किस नाम से जानते हैं? लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त मृदा को रेह एवं कलर के नाम से जाना जाता है। मतलब क्या है? लवणता, भाई जिस मिट्टी में हल्का हल्का ऊपर सफ़ेदी टाइप की आ जाती है, रेह लग जाती है, ठीक है, जैसे जिससे पुराने समय में क्या कपड़े धोते थे बुजुर्ग लोग, आजकल तो साबुन आ गई है, पहले रेह से क्या है कपड़े धोए जाते थे, ये वही रेह है वाइट कलर की, ठीक है। तो रेह और जो कलर है ना, ये ही पहचान है किसकी? लवणता और क्षारीयता से ग्रस्त मृदा की। नेक्स्ट, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए किस प्रकार की खेती को बढ़ावा दिया जाता है? दोस्तों मूंग और ढैंचा, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, मूंग और ढैंचा। क्वेश्चन नंबर 17। हरियाणा की कितने प्रतिशत मृदा लवणता से ग्रस्त है? याद रखना भाई, अलग अलग पूछा जाएगा आपसे। ये भी पूछा जाएगा जल कटाव से कितनी ग्रस्त है, ये भी पूछा जाएगा कि वायु कटाव से कितनी ग्रस्त है, ये भी पूछा जाएगा कि मृदा लवणता से कितनी ग्रस्त है। तो क्वेश्चन सारे आए हुए हैं। तो मृदा लवणता से जो ग्रस्त है दोस्तों, 32% जो भाग है हरियाणा की मिट्टी का वो लवणता से ग्रस्त है, ठीक है, यानी कि खारे पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। हरियाणा के कितने प्रतिशत भाग पर शिवालिक की पहाड़ियाँ है? दोस्तों हरियाणा के 1.67% भाग पर शिवालिक की पहाड़ियाँ है, यानी कि टोटल जो हरियाणा का क्षेत्रफल है 44,212 वर्ग किलोमीटर, या कहें 17,070 वर्ग मील। एक ही बात है ना। अगर ये 44,212 वर्ग किलोमीटर अपने आप में 100% है तो इस 100% का 1.67 शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं हरियाणा में फैली हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। हरियाणा में शिवालिक पर्वतमाला किन किन जिलों में फैली हुई है? दोस्तों ये अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में मुख्य रूप से फैली हुई है। कहाँ? अंबाला, पंचकुला और यमुनानगर में। क्वेश्चन नंबर 20। शिवालिक पर्वतमाला पर कौन सा पर्यटक स्थल है? दोस्तों पर्यटक स्थल पूछा है मोरनी हिल्स, मोरनी की पहाड़ियाँ, ये है प्रमुख पर्यटक स्थल। क्वेश्चन नंबर 21। अरावली पर्वतमाला का कौन सा पर्यटक स्थल है? अरावली का पूछा है दोस्तों। ढौसी तीर्थ स्थल कहाँ है? कुलताजपुर, कहाँ? नारनौल, कहाँ? महेंद्रगढ़। तो ढौसी तीर्थ स्थल दोस्तों अरावली पर्वतमाला का क्या है? पर्यटक स्थल है। और शिवालिक का कौन सा है? मोरनी हिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। हरियाणा का कितना प्रतिशत भाग समतल व तरंगित है? देखिए समतल एवं तरंगित ये है 93.7। ओ भाई एफएम रेडियो की बात नहीं कर रहा मैं, 93.5 नो 93.7 ये प्रतिशत, ये क्या है? हरियाणा का भौगोलिक भाग जो कि समतल एवं तरंगित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हरियाणा का कितना प्रतिशत भाग अरावली का है? यानी कि हरियाणा के जो क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो कितना भाग घेरे हुई है? दोस्तों वो 3.09%। कितना? 3.09। और शिवालिक कितना था?
93.67%। ठीक है, और भाई समतल और तरंगित कितना है? 93.7%, याद रखना। ठीक है, और लवणता से ग्रस्त कितना बताया था हमने? 32%। क्वेश्चन नंबर 24, हरियाणा में तरंगित बालू के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तरंगित बालू के मैदान दोस्तों रेवाड़ी, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, हरियाणा में रेंगती हुई मृत्यु या कहें निर्दयी शत्रु किसे कहा जाता है? मृदा अपरदन को, यानी कि मिट्टी का जो कटाव होता है उसे रेंगती हुई मृत्यु मृत्यु या निर्दयी शत्रु कहा जाता है दोस्तों। किसको? मृदा अपरदन को। ठीक है, सॉइल इरोजन बोलते हैं ना इंग्लिश में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हरियाणा का कितना हेक्टेयर भाग जल अपर्दन से ग्रस्त है? कितना हेक्टेयर जल से? दोस्तों जल से है 2.76 लाख हेक्टेयर भूमि हरियाणा की जल अपर्दन से ग्रस्त है। नेक्स्ट है, हरियाणा का कितना हेक्टेयर भाग वायु अपर्दन से, यानी कि एयर इरोजन, ये हो दोस्तों 15 लाख हेक्टेयर भूमि। 15 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वायु से अपर्दन से ग्रस्त है। नेक्स्ट, हरियाणा में बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? दोस्तों नैली एवं बेट। क्या? नैली और बेट कहा जाता है बाढ़ के मैदान को। और बाढ़ के मैदान दोस्तों आपको थोड़ा याद भी करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, घग्गर नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? नैली कहा जाता है। क्या? नैली। और क्वेश्चन नंबर 30, मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? बेट कहते हैं। अब गुरुजी याद कैसे करिए, तो भूल जाएंगे कि घग्गर वाला नैली है या भाई मारकंडा वाला नैली है, या मारकंडा वाला बेट है या घग्गर वाला बेट है। भाई देखो क्या होता है आजकल, तो हर कोई क्या बोलता है, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करो बेटा। पहले समय में क्या बोलते थे? ओ मार बेटा मार, मार बेटा मार। किसी पड़ोसी का बच्चा दिखा जाता था, अगर ऐसी कोई बात होती थी, मार बेटा मार, देख लेंगे हम। क्या? मार बेटा, यानी कि मारकंडा बेट। याद हो गया? तो मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहते हैं? बेटा, बेट, बेट कहते हैं। ओके, बचा घग्गर, घग्गर बाई नैली। याद हो जाएगा, उसकी ट्रिक अपने आप बना लेना, समझ गए होंगे आप। ओके, यानी कि एक बच गया भाई, तो मारकंडा का तो बेट हो ही गया, मार बेटा मार, बचा दूसरा घग्गर नैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, हरियाणा में गिरिपादी मृदा का विस्तार कितना है? दोस्तों 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जो कि पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के डाउन वाले इलाके में है। यानी कि जो हरियाणा का पहाड़ी इलाका है, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, इसके जस्ट नीचे जो पट्टी शुरू होती है 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, वो है गिरिपादीय मृदा। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? और दोस्तों यही मृदा है जो कि सर्वाधिक उपजाऊ भी है। कौन सी? गिरिपादीय मृदा। क्वेश्चन नंबर 33, गिरिपादीय मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों गिरिपादीय मृदा को अन्य नाम है घर एवं कंघी। क्या? घर एवं कंघी के नाम से जाना जाता है। अभी क्वेश्चन 2 है, 34 और 35 थोड़े से क्या है, डिफिकल्ट है, लेकिन ट्रिक से याद करेंगे। कैसे? गिरिपादीय मृदा को किस स्थान पर घर के नाम से जाना जाता है? और 35 क्या है? गिरिपादीय मृदा को किस नाम पर कंघी के नाम से जाना जाता है? भाई देखो, एक स्थान पर तो उसे घर के नाम से जाना जाता है और एक है कंघी के नाम से। तो भाई घर के नाम से जाना जाता है क्वेश्चन नंबर 34 के अनुसार कालका एवं नारायणगढ़ में। और क्वेश्चन नंबर 35 के अनुसार कंघी के नाम से जाना जाता है जगाधरी में। याद करें, ट्रिक बताएं। ओके, पहले 35 की बता देता हूँ ट्रिक मैं आपको, फिर 34 की। देखिए कंघी, जैसे अभी मेरी एज 42 हो गई है और आर्मी में रहते रहते काफ़ी जगह का पानी भी पिया था, इस वजह से क्या है, पानी सूट नहीं कर पाया और धीरे धीरे मेरे बाल उड़ गए थे, और घर आने के बाद तो और भी उड़ गए हैं। तो मुझे कंघी की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बाल है नहीं। अगर बाल नहीं है तो कंघी क्या है, मेरी धरी की धरी रह जाती है। कंघी धरी की धरी रह जाती है, जगाधरी। कंघी धरी की धरी रह जाती है क्योंकि बाल नहीं है। तो भाई कंघी कहाँ बोला जाता है? जगाधरी में। कंघी कहाँ बोला जाता है? जगाधरी में। कंघी धरी की धरी रह जाती है, जो बंदा गंजा होता है, लाइक मी। ओके, तो भाई ज़्यादा बाल तो नहीं उड़े हैं, लेकिन फिर भी, तो भाई कंघी धरी की धरी रह जाती है। और क्वेश्चन नंबर 34 की ट्रिक देखिए, किस स्थान पर घर के नाम से जाना जाता है? आप सभी को पता है घर, देखो हर किसी के घर में भगवान का वास है, नारायण का वास है, ठीक है। और कालका नामक जो स्थान है कहाँ है? पंचकुला में है कालका। ये भी माता के मंदिर, कालका का मंदिर आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो माता का जो मंदिर है भगवान का स्थान है। तो भाई घर होता है भगवान का स्थान, ठीक है। तो कालका और नारायणगढ़ दोनों ये भगवान के स्थान है और घर है। और भगवान का स्थान कहाँ होता है? घर में होता है। याद हो गया भाई। गिरिपादी मर्दा को किस स्थान पर घर कहा जाता है? कालका और नारायणगढ़ में। ओके, और जगाधरी धरी की धरी रह जाती है कंघी। एक बार दो बार दिमाग में बैठा लो, बस बैठ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मार बेटा मार, मारकंडा बेट। ओके, घग्गर नैली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36,
हरियाणा में सोलर कठोर चिक्का मिट्टी कहाँ पाई जाती है? सोलर कठोर चिक्का मिट्टी दोस्तों थानेसर और फतेहाबाद के घग्गर वाले इलाके में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, इसे भी हम ट्रिक से याद कराएंगे। देखिए, हरियाणा में भारी मर्दा किसे कहा जाता है? भारी मर्दा दोस्तों डाकर मर्दा को कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 38 है, हरियाणा में हल्की मर्दा किसे कहा जाता है? रोसली मर्दा को हल्की मर्दा कहा जाता है। याद करें, ट्रिक बताऊं। देखिए, जब भी कभी आप भारी खाना खा लेते हो ना, यानी कि ज़्यादा खा लेते हो, तो डकार आती है। भाई याद करने के लिए हंसना नहीं, ओके। डकार आती है भारी खाना खाने से। तो भाई भारी मर्दा किसे कहा जाता है? डाकर मर्दा को कहा जाता है भारी मर्दा। सिंपल, डाकर मर्दा को भारी मर्दा कहा जाता है। और दोस्तों हल्की मर्दा किसे कहा जाता है? रोशनी मर्दा को। देखो, आपने सुना होगा हल्की हल्की रोशनी आ रही है, यानी कि जो सूर्य की किरण है ना, उनकी हल्की हल्की रोशनी हमारे पास आती है सुबह, ठीक है। या फिर ऐसे कहते हैं भाई, देखो घर के अंदर से जो रोशनदान है, रोशनदान के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही है। हल्की हल्की रोशनी आ रही है किसके अंदर से? रोशनदान के अंदर से। दोनों ट्रिक आसान है। तो भाई भारी मर्दा यानी कि भारी खाना खा लेते हैं तो डाकर डकार आती है, भारी मर्दा डाकर मर्दा, और हल्की मर्दा रोशनी मर्दा। ठीक है, मेरी ट्रिक थी, आपको पसंद आए तो एडजस्ट कर लेना। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे निचला भाग कौन सा है? यानी कि हरियाणा का ऐसा भाग जो कि अन्य भाग की अपेक्षा सबसे नीचे है, वो है अनकाई दलदल सिरसा वाला, जिसकी समुद्र तल से मात्र ऊंचाई है 200 मीटर ऊंचा है। कितना? 200 मीटर ऊंचा है दोस्तों। देखिए, हरियाणा का जो भाग है वो समुद्र तल से 700 से 900 फीट ऊंचा है। अगर मीटर में बात करें, 200 से 300 मीटर औसतन ऊंचा है, लेकिन औसतन है। अगर सबसे ज़्यादा ऊंचा पॉइंट कहा जाए तो करहो 1514 मीटर ऊंचा है। और सबसे नीचा जो हिस्सा कहा जाए वो है अनकाई दलदल सिरसा का 200 मीटर है। ठीक है, जो औसत है वो अलग चीज़ होती है दोस्तों। जो समुद्र तल है वहाँ से जैसे ही ज़मीन स्टार्ट होती है तो हाइट ज़मीन की बढ़ती जाती है, लेकिन हरियाणा का जो सिरसा है वो मात्र 200 मीटर ऊंचा है, अनकाई दलदल वाला इलाका। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 40, हरियाणा में कपूरी की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये दोस्तों चरखी दादरी में। कपूरी की पहाड़ियाँ चरखी दादरी में, ठीक है। और धामड़ की पहाड़ियाँ तोशाम भिवानी में दोस्तों। धामड़ की पहाड़ियाँ तोशाम भिवानी में। ताई कपूरी कहाँ की रहने वाली थी? नहीं पता आपको? चरखी दादरी की थी भाई। ताई कपूरी चरखी दादरी की, ठीक है। और ताऊ धामड़ तोशाम का, ऐसे याद कर लेना। ताई कपूरी चरखी दादरी की और ताऊ धामड़ तोशाम का। क्वेश्चन नंबर 42, पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दोस्तों पहाड़ी में कैसी मिलेगी? चट्टानी मृदा मिलेगी, सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43, हरियाणा का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? उत्तर पूर्वी भाग में करहो चोटी, ये सबसे ऊंचा स्थान है दोस्तों, जो कि शिवालिक की पहाड़ियों पर है। पंचकुला में 1514 मीटर ऊंचा है। कितना है? 1514 मीटर। नेक्स्ट, हरियाणा में अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? अरावली पर्वतमाला के ऊपर जो हरियाणा का पूछा है दोस्तों, वो है कुलताजपुर चोटी नारनौल में, जिसकी हाइट कितनी है? 652 मीटर। कुलताजपुर चोटी नारनौल 652 मीटर अरावली की। लेकिन अगर बात करें किसकी? शिवालिक की, तो 1514 मीटर है करहो चोटी। ओके। क्वेश्चन नंबर 45, लेकिन 45 को करने से पहले हम 44 से एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, देखते हैं आपको जीके पता है। क्वेश्चन ये है आपके लिए कि अरावली पर्वतमाला का इंडिया में सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? ठीक है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? नाम पूछा मैंने, उसकी हाइट भी बता देते हैं तो वेल एंड डन। ओके, इस बहाने याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, हरियाणा के मैदानी भाग की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? दोस्तों औसत ऊंचाई पूछिए यहाँ पे 200 से 300 मीटर, या कहीं 700 से 900 फीट। क्वेश्चन नंबर 46, अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों गुरुग्राम को। गुरुग्राम को अरावली पर्वतमाला का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लेकिन हरियाणा का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है बहादुरगढ़ को। किसको? बहादुरगढ़ को कहा जाता है हरियाणा का प्रवेश द्वार, और अरावली पर्वतमाला का गुरुग्राम को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार हरियाणा के किस जिले में है? सर्वाधिक दोस्तों गुरुग्राम में है। क्वेश्चन नंबर 48, हरियाणा में बालू के टीलों की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? यह है 15 मीटर दोस्तों। बालू के टीले हो जाते हैं ना, टिब्बा, हाँ, तो ये है 15 मीटर। नेक्स्ट, और दोस्तों बालू नामक स्थान कहाँ पर है? बताएंगे? बालू नामक स्थान
कैथल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, बालू के टीलों के मध्य भाग में जल भरने के कारण छिछली झीलें बन जाती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है ठूंठ या बावड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, अरावली पर्वतमाला किन किन जिलों में फैली हुई है? दोस्तों 7 जिलों में, मैंने आपको 6 बताया था, उसको प्लीज करेक्ट कर लेना। 7 जिलों में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। कौन कौन से? गुरुग्राम, नूहू, फरीदाबाद, चरखी दादरी, भिवानी, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़, ये है 7 जिले। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में सर्वाधिक कच्छारी मृदा किस जिले में है? कच्छारी मृदा दोस्तों भिवानी में है। ठीक है, कच्छारी मृदा भिवानी में है। नेक्स्ट, किस जिले में घग्गर और यमुना से निर्मित एल्यूवियल मिट्टी मिलती है? तो एल्यूवियल मिट्टी जो पाई जाती है दोस्तों जींद में पाई जाती है। कहाँ? जींद में पाई जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ हमारे शुरू होते हैं हरियाणा के प्रमुख बांध। इस टाइप के टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ा रहे हैं आपको हरियाणा मुस्कान बुक से, जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, और उम्मीद करता हूँ कि आपके पास पर्सनल बुक भी होगी। तो बुक के अंदर से आप एक बार रीड कर लीजिए, वीडियो को देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। कोचिंग सेंटर पे आप जाते हैं, वहाँ पे जो पढ़ाया है उसको तो याद कीजिए, साथ में अगर इसको भी याद कर लिया तो डबल हरियाणा जीके हो जाएगी। और हरियाणा जीके के 22 नंबर में से 22 लाना कोई हार्ड वर्क नहीं है, बहुत आसान है। हरियाणा के जो करंट अफेयर है दोस्तों, वो तो मैं PDF आपको हर महीने अवेलेबल करा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना क्या है उसके लिए, आपने मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। हर महीने की 10 तारीख के बाद ऑटोमेटिक आपके पास व्हाट्सएप पे ही पहुंच जाएगी क्या? PDF। ठीक है, ओके। हरियाणा के प्रमुख बांध कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा का एकमात्र ग्रेविटी या कहीं हाइड्रोलिक बांध कौन सा है? एकमात्र ग्रेविटी या कहीं हाइड्रोलिक बांध दोस्तों ये है अनंगपुर बांध फरीदाबाद में। कौन सा? अनंगपुर बांध फरीदाबाद में। नेक्स्ट, रेणुका बांध परियोजना में कितने राज्य शामिल हैं? रेणुका बांध परियोजना दोस्तों जो कि हिमाचल प्रदेश में है, इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, टोटल 6 राज्य शामिल है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों हथिनीकुंड बैराज यमुनानगर को मछुआरों का स्वर्ग के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम बात कहें क्या पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है, तो वो है सुल्तानपुर झील फर्रुखनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा का एकमात्र मिट्टी से बना हुआ बांध कौन सा है? वीरराज ओट्टू बांध, जो मिट्टी से बना हुआ है दोस्तों, और सिरसा में है। कहाँ है? सिरसा में। क्वेश्चन नंबर 5, हथिनीकुंड बैराज में कुल गेटों की संख्या कितनी है? दोस्तों 18 है। शायद किसी बुक में आपने 64 भी देखा होगा, लेकिन काफ़ी सर्च करने के बाद मेरे को ये 18 मिली है। कितनी है? 18 है हथिनीकुंड बैराज में कुल गेटों की संख्या। और दोस्तों इनकी जो क्षमता है ना, 8 लाख क्यूसिक पानी की निकासी है। कितनी है? 8 लाख क्यूसिक पानी की निकासी है। इन 18 में से 15 गेट हरियाणा में है और 3 गेट यूपी एरिया में बने हुए हैं। कितने? 15 गेट हरियाणा में और 3 गेट यूपी एरिया में बने हुए हैं। टोटल गेट कितने? 18। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे बड़ा कंक्रीट से बना हुआ बांध कौन सा है? दोस्तों कंक्रीट से यानी कि मजबूत, और मजबूत क्या होता है? बांगर सीमेंट। नहीं, हथिनीकुंड बैराज है। ओके दोस्तों, कंक्रीट से बना हुआ कौन सा बांध है? हथिनीकुंड बैराज। ठीक है ना। नेक्स्ट, कहीं ताजे वाला कर लो। नेक्स्ट, सबसे बड़े की बात है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में लाल टोपी बांध कहाँ है? यमुनानगर में। लाल टोपी बांध यमुनानगर में, यमुना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लाल टोपी बांध किस नदी पर है? यमुना नदी पर। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में पथराला बांध कहाँ है? दोस्तों ये है यमुनानगर में। और क्वेश्चन नंबर 10, पथराला बांध किस नदी पर बना हुआ है? सोम या कहे सोम्ब नदी पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में मसाणी बांध कहाँ है? दोस्तों मसाणी बांध धारूहेड़ा रेवाड़ी में है। कहाँ है? धारूहेड़ा रेवाड़ी में। और क्वेश्चन नंबर 12, मसाणी बांध किस नदी पर बना हुआ है? साहिबी नदी पर। साहिबी नदी जो कि एक मौसमी नदी है। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में वीरराज ओट्टू बांध कहाँ है? वीरराज ओट्टू बांध सिरसा में है। और क्वेश्चन नंबर 14, वीरराज ओट्टू बांध किस नदी पर है? घग्गर नदी पर। कौन सी? घग्गर नदी पर दोस्तों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में कौशल्या बांध कहाँ है? पिंजौर में। कौशल्या बांध पिंजौर में। और क्वेश्चन नंबर 16, कौशल्या बांध किस नदी पर बना हुआ है? घग्गर नदी या कहें दूसरी कौशल्या नदी पर। ठीक है। नेक्स्ट, हरियाणा में छामला बांध कहाँ है? पंचकुला में। और क्वेश्चन नंबर 18, छामला बांध किस नदी पर बना हुआ है? घग्गर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में दीवान वाला बांध कहाँ है? दोस्तों
पंचकुला में। देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, कोई भी बुक देख लेना भाई, हरियाणा जीके की कोई बुक देख लेना, हरियाणा मुस्कान को छोड़ के, आपको इस टाइप की नॉलेज नहीं मिलेगी, गारंटेड है। अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्त, बुक अच्छी लग रही है, तो अपने दोस्तों को बताइए, भाइयों को बताइए, जितने भी हैं, ताकि सभी को ये चीज़ें देखने का, सीखने का मौका मिले। ओके, और मुझे तो आपको मोटिवेशन मिलता ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, हरियाणा में दीवान वाला बांध कहाँ है? पंचकुला में। और जिस भाई ने अभी तक नासोला नॉलेज यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 20, हरियाणा में दीवान वाला बांध किस नदी पर है? घग्गर नदी पर। नेक्स्ट, हरियाणा में दग्राना बांध किस नदी पर है? घग्गर नदी पर। क्वेश्चन नंबर 22, हरियाणा में कृष्णा बांध कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 23, हथिनीकुंड बैराज कहाँ है? यमुनानगर में। और क्वेश्चन नंबर 24, हथिनीकुंड बैराज किस नदी पर है? यमुना नदी पर। नेक्स्ट देखते हैं, हरियाणा में ताजेवाला बांध कहाँ है? यमुनानगर में। नेक्स्ट, हरियाणा में ताजेवाला बांध किस नदी पर है? यमुना नदी पर। क्वेश्चन नंबर 27, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग में होगा शायद, किसाऊ बांध हरियाणा में है। नो, किसाऊ बांध कहाँ है? उत्तराखंड के देहरादून में टोंस नदी पर बना हुआ है दोस्तों। किसाऊ, लखवार, व्यासी, ये बांध किस नदी पर है? यमुना नदी पर। ठीक है ना। और जो टोंस नदी है वो यमुना नदी की सहायक नदी है दोस्तों। किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। तो किसाऊ बांध जो है ना वो टोंस नदी पर बना हुआ है, ये भी हम कहते हैं, और किसाऊ बांध जो है यमुना नदी पर बना हुआ है, ये भी हम कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो टोंस नदी है, सोम नदी है, ये यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, रेणुका बांध कहाँ है दोस्तों? हिमाचल के सिरमौर में। रेणुका बांध हिमाचल के सिरमौर में। नेक्स्ट, रेणुका बांध किस नदी पर है? ये भी यमुना की सहायक नदी टोंस पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, लखवार व्यास बांध कहाँ है दोस्तों? उत्तराखंड के देहरादून में है लखवार व्यास बांध। गांव कौन सा? लोहारी। गांव कौन सा? लोहारी। क्वेश्चन नंबर 32, लखवार व्यास बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा में अनंगपुर बांध कहाँ है? अनंगपुर बांध दोस्तों फरीदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 34, हरियाणा में अनंगपुर बांध किस झील पर है? यह है अनंगपुर झील पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पीने के पानी की आपूर्ति के उद्देश्य से कौन सा बांध बनाया गया है दोस्तों? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि कहीं एनसीआर, इसमें रेणुका बांध बनाया गया है दोस्तों। कौन सा बांध? रेणुका बांध। नेक्स्ट, किसाऊ बांध का उद्देश्य क्या था दोस्तों? किसाऊ बांध का जो उद्देश्य है मेन है वो है बिजली आपूर्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 37, यमुना नदी की दो अन्य सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? ये है दोस्तों टोंस और गिरि नदी। टोंस एवं गिरि नदी। नेक्स्ट, अनंगपुर बांध को अन्य किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अनंगपुर बांध को अन्य नाम है ग्रेविटी बांध। कौन सा? ग्रेविटी बांध। क्वेश्चन नंबर 39, यमुना नदी पर बने ओखला बैराज से कौन सी नहर निकाली गई है दोस्तों? इसका नाम है गुरुग्राम नहर, गुड़गांव नहर। ओके, नेक्स्ट, और दोस्तों इस गुड़गांव नहर से गुड़गांव के अलावा फरीदाबाद में भी सिंचाई का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, पाला बैराज कहां पर है दोस्तों? फरीदाबाद में। फरीदाबाद। कौन कहां है? पाला बैराज फरीदाबाद में। क्वेश्चन नंबर 41 और आज का लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, बांध से संबंधित। धारूहेड़ा रेवाड़ी मार्ग पर कौन सा बांध है दोस्तों? मसाणी बांध, जो कि किस नदी पर है? साहिबी नदी पर। ओके, अब कवर करते हैं हरियाणा की प्रमुख नहरें एवं सिंचाई परियोजना। हरियाणा की प्रमुख नहरें और सिंचाई परियोजना। क्वेश्चन नंबर 1, दोस्तों हरियाणा की जो प्रमुख नहरें और सिंचाई परियोजना से संबंधित ये जो क्वेश्चन की सीरीज है, इनको थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, इजीली याद हो जाएगा। कोई ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है, टोटल 63 क्वेश्चन है। ओके, और ये होने के बाद हमारे आज के 189 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, लिफ्ट सिंचाई योजना को शुरू करने में हरियाणा का एशिया में कौन सा स्थान है? लिफ्ट सिंचाई योजना को शुरू करने में दोस्तों हरियाणा का एशिया में पहला स्थान है। नेक्स्ट, लिफ्ट सिंचाई योजना के जनक किसे कहा जाता है? चौधरी बंसीलाल को। चौधरी बंसीलाल को लिफ्ट सिंचाई योजना का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट, हरियाणा में जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना कहां पर है? JLN। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना महेंद्रगढ़ में है। क्वेश्चन नंबर 4, जवाहरलाल नेहरू उत्थापक सिंचाई परियोजना में पानी कब छोड़ा गया? छोड़ा गया दोस्तों 1976 में। कब? 1976 में।
जो कि बहुत फायदेमंद भी हुआ। कैसे? क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार हरियाणा में महेंद्रगढ़ में 1987 में पड़े सूखे के दौरान किस नहर से पानी दिया गया? दोस्तों जवाहरलाल नेहरू नहर से ही दिया गया पानी। 1987 में महेंद्रगढ़ में क्या है, सूखा पड़ा था, तो इस सूखे से बचाव के लिए इसी जवाहरलाल नेहरू नहर से पानी का इस्तेमाल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, जवाहरलाल नेहरू नहर कहाँ से निकाली गई है? दोस्तों ये सोनीपत के खुबड़ू हेड से। कहाँ से? सोनीपत के खुबड़ू हेड से, दिल्ली ब्रांच से ये निकाली गई है। ओके नेक्स्ट, और आप सभी को पता होगा जो सोनीपत है वो दिल्ली के उत्तर में है, ठीक है, दिल्ली से टच होता है भाई। नेक्स्ट, नांगल उत्थापक परियोजना कहाँ पर है? दोस्तों अंबाला में। नांगल उत्थापक परियोजना कहाँ है? अंबाला में। क्वेश्चन नंबर 8, नांगल उत्थापक परियोजना की लंबाई कितनी है? दोस्तों 80 किलोमीटर। नांगल उत्थापक परियोजना की लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, हरियाणा में निर्मित नई नहर कौन सी है? मेवात फीडर नहर, जो कि नई नहर है दोस्तों। हरियाणा की निर्मित नई नहर कौन सी है? मेवात फीडर नहर। नेक्स्ट, प्राचीन काल में हरियाणा में सिंचाई वाली जमीन को क्या कहते थे? तो प्राचीन काल में हरियाणा में जो सिंचाई वाली जमीन होती थी दोस्तों उसे चाही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? चाही। क्वेश्चन नंबर 11, हरियाणा में वर्षा पर आधारित खेती को क्या कहते हैं? वर्षा पर आधारित दोस्तों बारानी कहा जाता है। क्या? बारानी कहा जाता है वर्षा पर आधारित खेती को, और सिंचाई वाली जमीन को क्या कहते हैं? चाही। क्वेश्चन नंबर 12, हरियाणा में 1833-34 में कौन सा अकाल पड़ा था? दोस्तों 1833-34 में जो अकाल पड़ा था इसका नाम था नाबिया अकाल। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में हरियाणा के अंदर पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। हरियाणा की सबसे प्राचीन नहर कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर। 1355 आगे आएगा, याद करना। क्वेश्चन नंबर 14, भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? दोस्तों सतलुज नदी पर स्थित नांगल बांध से। भाखड़ा नहर कहाँ से निकाली गई है? सतलुज नदी पर स्थित नांगल बांध से। क्वेश्चन नंबर 15, भाखड़ा बांध का निर्माण कब किया गया? 1948 में। दोस्तों निर्माण तिथि जो है ना वो है इसकी 1948, लेकिन उद्घाटन तिथि है वो है 1963। ठीक है, निर्माण तिथि कौन सी है? 1948। ओके, और उद्घाटन तिथि कौन सी है? 1963। नांगल बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नांगल बिलासपुर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? दोस्तों भाखड़ा नहर द्वारा हरियाणा के 6 लाख हेक्टेयर भूमि इलाके पर सिंचाई कार्य किया जाता है। नेक्स्ट, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? 5 लाख हेक्टेयर भूमि पर पश्चिमी यमुना द्वारा हरियाणा में सिंचाई कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही महत्वपूर्ण, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण कब हुआ था? हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं 1355 में। 1355 में पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किया गया था। गलती से आपको किसी बुक में 1335 भी मिल जाएगा दोस्तों, लेकिन आप 1355 को करेक्ट कर लेना। करेक्ट क्या है? 1355। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किसने कराया था? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। किसने कराया था मेरे भाइयों? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है ना, फिरोज शाह तुगलक से कुछ याद आया? फतेहाबाद याद आया आपको? 1351-52 में। हिसार याद आया? 1354 में। ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, हरनी खेड़ा याद आया? हाँ ऐसे याद आते रहेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी यमुना नहर पर ताजेवाला बैराज का निर्माण कब हुआ था? ताजेवाला बैराज दोस्तों इसका निर्माण हुआ है 1873 में, लेकिन हथिनी कुंड बैराज का निर्माण हुआ है 1999 में। क्वेश्चन नंबर 20, ताजेवाला बैराज 1873। क्वेश्चन नंबर 21, हथिनी कुंड बैराज 1999। क्वेश्चन नंबर 22, अंबाला की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? दोस्तों भाखड़ा नहर को कहा जाता है अंबाला की जीवन रेखा। अंबाला की जीवन रेखा भाखड़ा नहर, अंबाला की दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, हरियाणा में कुल नहरों की संख्या कितनी है? 1432। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे छोटी नहर कौन सी है? भिवानी नहर। नेक्स्ट, भाखड़ा बांध के वास्तुकार कौन है? सर छोटूराम 1908 में। सर छोटूराम 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भिवानी नहर किस नहर से निकाली गई है? दोस्तों भाखड़ा नहर से निकाली गई है भिवानी नहर, जिसका निर्माण 1893 में किया गया। कब किया गया? 1893 में।
क्वेश्चन नंबर 27, भिवानी नहर का अन्य नाम क्या है? ये है दोस्तों हमारे सबसे ज़्यादा कार्य पर रहने वाले राज्यपाल, पूर्व राज्यपाल कौन? B.N. चक्रवर्ती जी के नाम पर, यानी कि बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। भिवानी नहर का दूसरा नाम क्या है? बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है भाई एग्जाम का। नेक्स्ट, लोहारू उत्थापक परियोजना कहाँ है? लोहारू कहाँ है भाई? भिवानी में। ये क्वेश्चन पूछा गया था ग्राम सचिव एग्जाम में 2021 में, लोहारू। ठीक है, तो लोहारू उत्थापक परियोजना कहाँ है दोस्तों? भिवानी में। क्वेश्चन नंबर 29, सिवानी उत्थापक परियोजना कहाँ है दोस्तों? सिवानी, ये भी भिवानी में है। 30, भिवानी उत्थापक परियोजना की लंबाई कितनी है? 220 किलोमीटर है। भिवानी उत्थापक परियोजना की लंबाई कितनी है? 220। और हमने एक क्वेश्चन पहले पढ़ा था, नांगल उत्थापक परियोजना की लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर अंबाला की, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जुई नहर उत्थापक परियोजना कहाँ है? जुई दोस्तों, ये भी भिवानी में है। क्वेश्चन नंबर 32, जुई नहर उत्थापक परियोजना का निर्माण किन क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया गया है? दोस्तों, ये किया गया है भिवानी के ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए। किसका? जुई नहर उत्थापक परियोजना का निर्माण भिवानी में ऊंचे क्षेत्रों में सिंचाई के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33, हरियाणा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? तो हरियाणा की जो जीवन रेखा दोस्तों वो है SYL, यानी कि सतलुज यमुना नहर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 को एक बार देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हरियाणा की जीवन रेखा क्या है? SYL। और इससे जस्ट पहले हमने क्या पढ़ा था? अंबाला की जीवन रेखा, भाखड़ा। ठीक है ना, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा दिमाग में रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 34, SYL यानी कि सतलुज यमुना लिंक की लंबाई कितनी है? दोस्तों इसकी जो टोटल लंबाई है ना वो है 214 किलोमीटर, लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में इसकी लंबाई कितनी है? 92 किलोमीटर। और हरियाणा गवर्नमेंट ने SYL के लिए कितना प्रोजेक्ट रखा है? कितने खर्चा? 100 करोड़ रुपए का। कितना? 100 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट, SYL नहर हरियाणा के कितने क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है? दोस्तों SYL से हरियाणा के 1600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सिंचाई कार्य किया जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, पश्चिमी यमुना नहर कहाँ से निकाली गई है? ताजेवाला हेड से। पश्चिमी यमुना नहर ताजेवाला हेड से, 1355, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट, पश्चिमी यमुना नहर की लंबाई कितनी है? दोस्तों ये एक कन्फ्यूजन वाला सवाल है, इसको ध्यान रखना। पश्चिमी यमुना नहर की जो लंबाई है ना 86 किलोमीटर है। कितनी? 86। लेकिन 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 पश्चिमी यमुना नहर की अपनी शाखाओं सहित हरियाणा में कुल कितनी लंबाई है? यानी कि जो उससे शाखा निकाली गई है उसके साथ इसकी लंबाई हो जाती है दोस्तों 3226 किलोमीटर। कितनी? 3226 किलोमीटर। ये जो 3226 किलोमीटर की लंबाई है दोस्तों, ये इसके द्वारा अंबाला, करनाल, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा जिले तथा दिल्ली और राजस्थान के कुछ भागों में लगभग 5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। और ये सिंचाई तब हो पाती है जब पश्चिमी यमुना नहर से छोटी 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 शाखाएं निकाली गई है। और इन्हीं शाखाओं को जो लंबाई अगर इकट्ठी कर ली जाए तो वो हो जाती है 3226 किलोमीटर। वरना जो पश्चिमी यमुना नहर है उसकी लंबाई तो टोटल कितनी है? 86 है, लेकिन शाखाओं समेत कितनी है? 3226 किलोमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 39, यमुना नदी हरियाणा के साथ साथ कितनी लंबी सीमा बनाती है? दोस्तों ये जो सीमा है 328 किलोमीटर। कितनी? 328 किलोमीटर। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना 320 किलोमीटर को भी आप याद रखना। क्यों? अभी दोनों में क्यों बता रहा हूं? दोनों बताने का रीजन ये है दोस्तों कि कई जगह से हम आंकड़े कहां से इकट्ठा करते हैं? वेबसाइट से, विकिपीडिया से, बुक्स से, इंटरनेट से, यानी कि गूगल से। तो जहां से हमने आंकड़े इकट्ठे किए हैं उसके हिसाब से दोनों चीज़ें हमें मिली है, 320 भी मिली है, 328 भी मिली है। तो जैसा ऑप्शन आपके सामने आ जाए ना उस हिसाब से पटक के आ जाना मेरे भाई। कितना? 328 हो तो उसको ठीक कर देना, 320 हो तो उसको ठीक कर देना, लेकिन दोनों नहीं मिलेंगे आपको 100%। ठीक है ना? तो भाई 328, 320 जो भी हो उसे आप ठीक देख कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, गुड़गांव नहर किस बैराज से निकलती है? दोस्तों ओखला बैराज नई दिल्ली से। गुड़गांव नहर कहाँ से निकलती है? ओखला बैराज दिल्ली से। अभी मेरे भाई कुछ भाई बोल रहे होंगे कि गुरुजी आप 328, 320 में से एक 100% क्यों नहीं बताते? आप ही बताइए कि हम जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो भाई किसी न किसी जगह से इकट्ठा करते हैं ना, तो मैं आपको कैसे 100% करेक्ट कर सकता हूँ? क्योंकि लंबाई ना तो मैंने नापी ना आपने नापी।
सिंपल बात, इसी बेस पे दोनों को याद रखिए, जिस हिसाब से ऑप्शन आपके सामने आ जाए उस हिसाब से टिक कर देना, 320 या 328। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, गुड़गांव नहर से गुरुग्राम के अलावा किस जिले में सिंचाई की जाती है? फरीदाबाद में। नेक्स्ट, एशिया की सबसे लंबी नहर कौन सी है दोस्तों? एशिया की सबसे लंबी नहर जिसे राजस्थान की लाइफलाइन बोला जाता है, यह है इंदिरा कैनाल। इंदिरा कैनाल। नेक्स्ट, इंदिरा कैनाल हरियाणा के किस जिले से होकर गुजरती है? सिरसा से होकर गुजरती है दोस्तों, हरियाणा के सिरसा से गुजरती है ये, और इसने राजस्थान की तो लाइफ ही चेंज कर दी है, पूरी हरियाली ही हरियाली कर दी है दोस्तों। नेक्स्ट, भाखड़ा नहर की लंबाई कितनी है? 165 किलोमीटर। कितनी है? 165 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45, भाखड़ा नहर हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? टोहाना। हाँ, भाखड़ा नहर हरियाणा में टोहाना से प्रवेश करती है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46, मुनक नहर की लंबाई कितनी है? 102 किलोमीटर। मुनक नहर की लंबाई कितनी है? 102 किलोमीटर। ये मुनक नामक जगह कहाँ पर है? करनाल में। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा और दिल्ली के बीच विवादित नहर कौन सी है? मुनक नहर। ओके, आ गया भाई, करनाल। तो हरियाणा और दिल्ली के बीच विवादित नहर कौन सी है? मुनक नहर, करनाल। नेक्स्ट, मुनक नहर किस नहर से निकलती है दोस्तों? करनाल के मुनक में पश्चिमी यमुना नहर से निकलती है मुनक नहर। कहाँ से निकलती है? करनाल के मुनक में पश्चिमी यमुना नहर से निकलती है मुनक नहर। क्वेश्चन नंबर 49, दक्षिण हरियाणा की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? आवर्धन नहर। दक्षिणी हरियाणा की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? आवर्धन नहर। ठीक है, हरियाणा की लाइफलाइन किसे कहा जाता है? SYL को। और अंबाला की लाइफलाइन किसे कहा जाता है दोस्तों? भांगड़ा को। ठीक है ना, याद रखना। तो भाई दक्षिणी हरियाणा की लाइफलाइन आवर्धन नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, आवर्धन नहर का उद्भव स्थल क्या है? यह है दोस्तों हमीदा हेड। हमीदा हेड है आवर्धन नहर का उद्भव स्थल। आवर्धन नहर यमुनानगर के हमीदा हेड से अलग होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, आवर्धन नहर की लंबाई कितनी है? आवर्धन नहर की दोस्तों लंबाई है 67 किलोमीटर। 1969-70 में इसका निर्माण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, आवर्धन नहर कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? यमुनानगर के हमीदा हेड से करनाल के मुनक तक। यमुनानगर के हमीदा हेड से करनाल के मुनक तक। और दोस्तों ये हमीदा हेड, इसका नाम हमीदा हेड क्यों पड़ा? हमीदा बानो की वजह से। अब ये हमीदा बानो कौन थी, कोई बता सकता है? याद कीजिए, हल्का सा हिंट मैं आपको देता हूं, हुमायूं अकबर। ओके, तो हमीदा बानो किसकी वाइफ का नाम था? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट, हरियाणा में सिंचाई के प्रमुख स्रोत क्या है दोस्तों? नहरें, नलकूप और कुएं, ये है सिंचाई के प्रमुख स्रोत। क्वेश्चन नंबर 54, हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? पंचकुला में। रिपीटेड क्वेश्चन है, हरियाणा में सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ है? चंडीगढ़ में नहीं है, पंचकुला में है। नेक्स्ट, हरियाणा में पवन चक्की द्वारा सिंचाई किस क्षेत्र में की जाती है? रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, भिवानी में पवन चक्की के द्वारा सिंचाई की जाती है। भाई कागजों में लिखा है, हमें मानना पड़ेगा। गुरुग्राम में पूरा घुमा हूं, लेकिन मैंने कहीं भी पवन चक्की नहीं देखी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा में नहरों का शहर किसे कहा जाता है? टोहाना। नहरों का शहर टोहाना। टोहाना कहाँ है? फतेहाबाद में। नेक्स्ट, हरियाणा में बरवाला लिंक की कुल क्षमता कितनी है दोस्तों? 1700 क्यूसिक है, और ये कहाँ है? हिसार में है। बरवाला लिंक कहाँ है? हिसार में। एक और बरवाला 2 है भाई, एक पंचकुला में भी है, ध्यान रखना, पंचकुला में भी एक शहर है बरवाला, और ये है बरवाला कहाँ पे है? हिसार में। और बरवाला लिंक की कुल क्षमता कितनी है? 1700 क्यूसिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, हरियाणा में नरवाना लिंक की कुल क्षमता कितनी है? 2700 क्यूसिक। और ये नरवाना कहाँ है दोस्तों? जींद में। नरवाना जींद में। अच्छा, एक क्यूसिक क्या होता है? ये क्या है? इकाई है पानी को मापने की दोस्तों। एक क्यूसिक में 28.317 लीटर पानी होता है, ठीक है। यानी कि 2700 क्यूसिक का मतलब हो गया 2700 गुणा 28.317 लीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई किसके द्वारा की जाती है? नहरों के द्वारा। किसके द्वारा? नहरों के द्वारा की जाती है हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा का सबसे कम सिंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? पंचकुला। क्यों? वो तो है ही ह्यूमिडिटी वाला इलाका, बारिश भी होती रहती है, पहाड़ी इलाका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा का सबसे अधिक सिंचाई नहरों द्वारा किस जिले में की जाती है? हरियाणा की सबसे अधिक सिंचाई नहरों द्वारा सिरसा में की जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, हरियाणा का सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों वाला
द्वारा किस जिले में की जाती है? हरियाणा की जो सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों द्वारा दोस्तों कैथल में की जाती है। नेक्स्ट, हरियाणा की सबसे कम सिंचाई नलकूपों द्वारा किस जिले में की जाती है? पंचकुला में। कहां पर? पंचकुला में। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो समाप्त होता है। 189 क्वेश्चनों की जो सीरीज अभी हमने कवर की है, और चलते चलते ये 2 लाइनें आपके और मेरे लिए। जरूरी नहीं आप हर फील्ड में अच्छे हों, बिल्कुल सच बात है। जरूरी नहीं आप हर फील्ड में अच्छे हों, लेकिन कोई तो फील्ड ऐसी हो जिसमें आप सबके बाप हो। कहने का मतलब है कोई ना कोई एक ऐसी फील्ड जरूर बनानी चाहिए हमें जिसमें हम बाकी अन्य से एक्स्ट्रा अच्छे या बेस्ट, यानी कि सबके बाप हो। तो ये 2 लाइनें हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, मैं खुद अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। और दोस्तों ये है हमारी हरियाणा जीके की बुक हरियाणा मुस्कान, जो ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। बिल्कुल सेट CET बेस्ट जो न्यू पैटर्न बुक है ये आपके सामने, और हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम के लिए द बेस्ट। ठीक है दोस्तों, 1 लाइनर क्वेश्चन है टोटली। कहानियाँ बहुत सुन लिया, वक्त कहानी सुनने का नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट का है। ठीक है भाई, ओके। और दोस्तों मार्केट में अवेलेबल है, ये हमारे कोचिंग सेंटर है दिल्ली कॉलेज ऑफ कंपटीशन फर्रुखनगर गुरुग्राम, और फ्रेंड्स अकेडमी हेली मंडी गुरुग्राम। दोनों में मैं हरियाणा जी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ पिछले 3 साल से। ठीक है, और इस बुक के अंदर दोस्तों 25 के आसपास वो टॉपिक है जो हरियाणा की किसी 1, 2 या 3 किताबों को भी ढूंढोगे ना तो उनमें नहीं मिलेंगे। किताब जैसा वफादार दोस्त कोई होता नहीं है। और अगर आपको मार्केट में ना अवेलेबल हो पाए तो व्हाट्सएप नंबर 8727090308 के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप करके ऑनलाइन मंगा सकते हैं। बाई पोस्ट आपके पास भेज दी जाएगी। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें, जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो।